हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, मेवाड़ का इतिहास, उसी में से हमारी जो अगली क्लास है वो हमारी क्लास है महाराणा कुंभा की। लेकिन हमारा जो रूटीन है कि हम पहले वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और मेरा तो मानना है कि इस क्लास के लिए तो हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पीछे से ही रिवर्स करके ही पढ़ें, क्योंकि ये कहानी वहीं से जुड़ी हुई है। लेकिन जो महाराणा कुंभा है उनके बारे में, या मैं कहूँ कि हम किसी एक राजा के बारे में जानकारी लें, और उसमें अगर मैं महाराणा कुंभा पढ़ाऊँ तो बेसिकली मेरा तो ये है कि सबसे फेवरेट राजस्थान हिस्ट्री में कोई है तो वो एकमात्र राजा है महाराणा कुंभा। और मैं मानता हूं कि अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ये सबसे बेस्ट राजा है। और राजस्थान के किसी भी ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें महाराणा कुंभा से नहीं पूछा जाए, क्योंकि एक तो कुंभा जी के बारे में एक तो परफेक्ट कोई चीज़ होती है ना कि किसी को हम एक तो कि परफेक्ट राजा में एक कोई होगा तो वो हो गया महाराणा कुंभा। अब परफेक्ट राजा क्यों हो सकता है, हम इस बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। महाराणा कुंभा वाली कहानी हम थोड़ी 2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन परफेक्ट राजा क्यों है कि एक हम किसी भी राजा के बारे में पढ़ें तो कि भाई राजा क्या करता है, तो राजा युद्ध करता है। किसी राजा को क्यों जाना जाता है कि राजा युद्ध करता है। दूसरा, और क्या खूबी हो सकती है कि भाई राजा कोई निर्माण कार्य करवा रहा है, बिल्डिंग बनवा रहा है, इमारतें बनवा रहा है, किले विल्ले बनवा रहा है, तो कि ये फिर किसी राजा को क्यों जाना जाए कि भाई वो साहित्य लिखवा रहा है, तो कि भाई ये साहित्य, ये अलग अलग एक राजा में बहुत रेयरली कोई राजा होता है जिनमें सारी खूबियाँ एक साथ होती है। दूसरा, एक भाई कि वो महान लोगों को अपने पास आश्रय देता हो, जो विद्वान लोगों को अपने पास आश्रय देता हो, तो ये विद्वान लोगों को आश्रय, विद्वानों को आश्रय। फिर अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता, ये सारी जो खूबियां है ना एक राजा में या सामान्यतः एक मनुष्य में हो ही नहीं सकती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहास में ऐसे राजा हुए, ऐसे महानतम राजा हुए जिनमें ये सारी खूबियां होती है कि वो युद्ध भी करते हैं, वो निर्माण कार्य भी करवाते हैं, वो साहित्य भी लिखते हैं, वो विद्वानों को आश्रय भी देते हैं, वो राजाओं को राजा होता है, वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता होता है। और ये सारी खूबियां जो है वो महाराणा कुंभा में है। तो महाराणा कुंभा एक महानतम राजा है, इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है। और मैं तो मतलब मानता हूँ कि मैं क्या, आप इतिहास में उठा के देखोगे कि महाराणा कुंभा के समय में जो अपना जो 1400 ईस्वी से 1500 ईस्वी वाला जो समय है ना, इसके बीच में पूरे भारत में इनके सम्मान कोई राजा नहीं था, या इनके सम्मान इतना महान राजा कोई नहीं था। एक कहानी है कि हम पढ़ते हैं कि भारत में एक राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े राजा थे, समुद्रगुप्त। हम सब जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे आगे या पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का। जो समुद्रगुप्त था उसने पूरे भारत को रौंद कर रख दिया था, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक उसने अपने आप को पूरे भारत का राजा या सम्राट बन चुका था। लेकिन फिर भी उस बंदे को याद किया जाता है कि उसके एक वीणा वादक था। आप छोटी छोटी स्कूल की किताबें, हम 6ठी 7वीं की किताब में कोई कहानी पढ़ते हैं कि वीणा वादक जो है वो कौन है, महान समुद्रगुप्त है। तो हम समुद्रगुप्त के बारे में इतना पढ़ते हैं, जानते हैं क्योंकि वो वीणा बजाता था, जबकि उसने पूरे भारत में हजारों लाखों लोगों के साथ अपने दुश्मनों के साथ युद्ध करके पूरे भारत में कब्जा किया था, पूरे भारत का सम्राट बना था। लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता। इसी प्रकार मैं कहूँगा कि समुद्रगुप्त के बाद या राजस्थान का समुद्रगुप्त के समान कोई राजा है तो वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं मतलब जहाँ तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम के पेपर्स देखे हैं, या मेरे से सीनियर कोई, आप लोगों के सीनियर कोई हो टीचर, उनसे पूछना कि जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं ना, या अपितु मेरे को तो लगता है कि भारत के भी कई सारे एग्ज़ाम जो RS यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी कई बार कुंभा की छोटी मोटी जानकारी पूछ ली जाती है। और कुंभा के बारे में तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई कुंभा का जो शासनकाल है, मैं मतलब मेरे को लगता है कि हर राजा का शासनकाल याद रहे नहीं रहे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ राजा है। महाराणा कुंभा का आपको शासनकाल याद होना चाहिए, महाराणा कुंभा की मम्मी का नाम याद होना चाहिए, पापा का नाम याद होना चाहिए, इनका संरक्षक का नाम याद होना चाहिए। मैं मतलब एक अक्षर ऐसा नहीं होना चाहिए जो महाराणा कुंभा से आपका छूट जाए।
दूसरा, महाराणा कुंभा इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि भाई महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो वीर योद्धा की तरह उनसे लड़े थे। और जन जन के जो मुंह पर जो महाराणा प्रताप की जो तारीफें हैं वो इस वजह से है कि उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, युद्ध किए थे। सेम टू सेम इधर महाराणा कुंभा कहते हैं, युद्ध करते हैं, वो करते हैं। लेकिन क्या फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उन्होंने अकबर के सामने पूरे भारत पर अकबर ने कब्जा कर लिया था, इन्होंने रियलिटी ये है कि मेरे को लगता है कि राजस्थान वाले जो लोग हैं ना, उनको अपने से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। नहीं तो मेरे को लगता है कि यार जितना हम इतिहास में इनके बारे में पढ़ते हैं, इतना महानतम राजा था, जिस शरीर से ये पूरा दिल का डाकी टाइप का व्यक्ति था और पावर था। मेवाड़ राजस्थान की उस समय की सबसे बड़ी जो कोई राज्य, अपने जो राज्य था वो था मेवाड़। तो उस मेवाड़ का कोई राजा है तो वो है महाराणा कुंभा, और वो अपने मेवाड़ से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। जबकि जो मुगल थे उनका एक सिस्टम हुआ करता था कि वो दूसरे राज्यों पर अटैक करके उन पर कब्जा करके अपनी टेरिटरी में मिलाना चाहते थे। तो ऐसा नहीं किया, किसी भी राजस्थान के राजा ने नहीं किया। हम आगे एक और महानतम राजा के बारे में कभी पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना महान राजा रहा होगा। बस फ़र्क ये है कि वो किसी और के लिए लड़ रहा था। तो हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि भाई महाराणा कुंभा क्यों पढ़ना है हमें, तो छोटी सी जानकारी थी। अब महाराणा कुंभा के बारे में हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले बात हमारा वही सिस्टम है कि हम थोड़ा सा पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वाली जो क्लास थी हमारी वो थी महाराणा मोकल की। महाराणा मोकल की क्लास थी। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ महाराणा मोकल के बारे में कि महाराणा मोकल, वही महाराणा मोकल की माँ कौन थी? हंसाबाई। महाराणा मोकल के बारे में हमने पढ़ा था कि महाराणा मोकल का प्रथम संरक्षक तो था चुंडा जी से नाराज हो गई थी कौन? हंसाबाई, और वो उन पर ब्लेम लगा दिया था। तो चुंडा जी यहाँ से नाराज होकर मालवा में होशंग शाह के पास चले गए थे। लेकिन जब मोकल छोटा था, उनको संरक्षक की आवश्यकता थी, तो हंसाबाई ने अपने भाई को बुला लिया। कौन था भाई? तो रणमल राठौड़, मारवाड़ का राजा तो क्या, मारवाड़ का हंसाबाई का भाई था। अब वो इधर आया, उसने इधर व्यवस्था को सही किया। मोकल थोड़ा बड़ा हो गया, वो वापस चला गया। वो यहाँ से चला जाता, और मैंने बताया था कि वो जाते समय मेवाड़ की सेना ले जाकर उधर मारवाड़ के ऊपर जो सत्ता था ना, सत्ता नाम का व्यक्ति था जिसकी सत्ता थी, और उस सत्ता को हटाकर रणमल मारवाड़ का राजा बन जाता है। अब वो यहाँ से गया, फिर मैंने कहा था कि गुजरात का अहमद शाह आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तो मोकल जाता है और सामने से अपने अहमद शाह के से लड़ने के लिए सामने से जाता है, और झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर वो रुकता है, इंतजार करता है अहमद शाह का। लेकिन क्षेत्र सिंह जो मेवाड़ के एक राजा थे, उनकी पासवान रानी के 2 पुत्र थे, चाचा और मेहरा, और उनके साथ में उनका एक दोस्त महपा पंवार, तीनों ने मिलकर मोकल की उनके कैंप में ही हत्या कर दी थी। मोकल के साथ में उस समय उनका छोटी उम्र का पुत्र महाराणा कुंभा था, जो वहाँ से भागकर मेवाड़ आ जाता है। और मैंने कहा था कि मेवाड़ आने के बाद फिर से हम कहानी वहीं पर ख़त्म करते हैं, केवल मोकल की। और मैंने उस कहानी के एंड में बताया था कि हम कहानी फिर से शुरू करेंगे, और वो कहानी जब मोकल की मृत्यु के बाद भाग कर आता है कुंभा। अब कुंभा छोटा उम्र में छोटा है, कहते हैं कि कुंभा जी की उम्र उस समय 12 साल हुआ करती थी। तो कुंभा जी जब मेवाड़ आ गए, अब 12 साल की उम्र में, लेकिन इधर राजा तो चाहिए ना, राजा के बाद राजा की मृत्यु होगी तो राजा चाहिए। तो कहते हैं कि कुंभा जी को 12 साल की उम्र में राजा बना दिया गया। लेकिन हंसाबाई को डर लगे कि यार जिन्होंने मेरे पुत्र को मार दिया, मोकल को मार दिया, वो कल को मेरे पोते को नहीं मारेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। और चाचा मेरा वो महपा पंवार, तीनों ही वो मारकर उधर ही पहाड़ियों में छिप रहे थे। तो उन्हें लगता था कि कल को वो इधर आए और अपने कुंभा को ही मार दिया तो मेरा तो ये मेवाड़ का करता धरता ही कौन रहेगा, मेवाड़ में शासन ही कौन संभालेगा। तो हंसाबाई को जब ये डर लगा, फिर हंसाबाई अब करे तो करे क्या, तो हंसाबाई को एक बार फिर से अपने भाई की याद आई। और उनका भाई कौन? रणमल राठौड़ की याद आई। उसने रणमल राठौड़ को मैसेज किया कि भैया एक बार फिर से आप हमारी सहायता करो, राखी के बंधन का फर्ज निभाने आओ। रणमल राठौड़ आता है और रणमल राठौड़ कुंभा का प्रथम गार्जियन बनता है, संरक्षक। यह तक तो मैंने आपको
बता दिया। लेकिन अब हम जब महाराणा कुंभा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ें आपके दिमाग में रहे वापस कि पिताजी कौन थे। तो महाराणा कुंभा के पिताजी है मोकल। अब पिताजी याद कर रहे हो तो माताजी को क्यों ही छोड़ना, माताजी को भी याद कर लो। और वैसे भी माताजी याद करना जरूरी है कि जिस माँ के कुंभा जैसे संतान पैदा हो वो तो सौभाग्यवती होगी, इसलिए फिर इनकी माता का नाम भी सौभाग्यवती था। सौभाग्यवती परमार थी ये, हम पढ़ेंगे परमारों के बारे में। सौभाग्यवती परमार, पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार। अब मैंने कहा कि हंसाबाई ने अपने भाई को बुला लिया मोकल की मृत्यु के बाद कुंभा के संरक्षक के लिए। इसलिए आप याद रखना कि कुंभा का संरक्षक कौन था। तो कुंभा का संरक्षक भी था रणमल। रणमल जी कुंभा के संरक्षक है। एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई मेवाड़ का महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा का संरक्षक कौन था। तो रणमल। रणमल मोकल का तो मामा था, इधर कुंभा के तो पापा का ही मामा हो गया, तो रणमल जी संरक्षक है। अब रणमल जी आए, रणमल जी ने बोला कि क्या हुआ, संरक्षक बन गया, संरक्षक क्यों बनना है, एंड प्रॉब्लम क्या हुई। हंसाबाई को बताया जब संरक्षक बनाने के लिए बुलाया तो हंसाबाई ने पूरी कहानी बताई कि यार भैया आप तो चले गए थे, आपके जाते ही इधर अहमद शाह आ रहा था उधर से गुजरात से और अपने मोकल और अब सेना लेकर जाता है सामने से झीलवाड़ा में। चाचा मेहरा और मेहपा पवार नाम के व्यक्तियों ने मोकल की कैंप में ही हत्या कर दी। तो कि अभी वो कहाँ है, तो कि अभी वो उधर ही जंगलों में छुपे हुए। तो रणमल आता है और रणमल चाचा और मेरा को किसको, रणमल चाचा प्लस मेरा को भीलों की सहायता से उधर जंगलों में ही मरवा देते हैं। चाचा और मेरा को मरवा दिया है किसने, रणमल ने। किसकी सहायता ली, भीलों की। मैंने ये शब्द इसलिए भी लिखा, चाहता तो मैं केवल ये सुना सकता था कि भीलों की सहायता से रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा को मरवा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा कि आप जब महाराणा प्रताप पढ़ोगे आप कहोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि भाई पुंजा भील और ये जो भीलों की सहायता, भीलों के साथ में रहे, एक लगाव था मेवाड़ वालों का, इस जनजाति से एक लगाव था। इस जनजाति को हम एक महत्व दे रहे थे, मेवाड़ के राजा जनजाति को महत्व दे रहे थे, क्योंकि अभी भी हम पढ़ते हैं कि कई जगह हम पढ़ते हैं कि राजा महाराजाओं से ही भेदभाव शुरू है। राजा अभी जो होता है ना भेदभाव कहीं पे भी कि तुम तो नीची कास्ट का है, नीची जाति का है, ऐसा अभी भी होता है कई जगह। तो मैं राजा महाराजाओं के समय से ही हो रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि राजा महाराजाओं के समय ऐसा नहीं होता था। अगर होता तो आप महाराणा प्रताप में पढ़ोगे कि उनका जो सेनापति है वो पुंजा भील है। कोई भीलों को सेनापति बनाएगा क्या राजपूत अपनी सेना में। इधर भीलों की सहायता ली गई, किसको मारने के लिए, चाचा और मेरा को मारने के लिए। तो रणमल राठौड़ चाचा और मेरा को मरवा देता है। अब थोड़ा सा मैं कहानी सुनाता हूँ कि उधर चाचा और मेरा मार दिए गए। यहाँ से एक बंदा जो इनके साथ था ना, मेहपा पवार और इनका एक साथ में और साथी हो गया था। मतलब मोकल को मारने के बाद जब ये लोग जंगल में भागे, उधर जंगल में भागे तो मेहपा पवार चाचा मेरा इनकी सहायता की थी एक्का नाम के बंदे ने। एक्का नाम का बंदा, मेहपा पवार और एक्का, ये दोनों यहां से भाग जाते हैं और ये दोनों यहां से भागकर मालवा के सुल्तान के पास शरण लेते हैं। मालवा का सुल्तान कौन है, मालवा का सुल्तान था उस समय महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट, ये मालवा का सुल्तान था। मेहपा पवार और एक्का दोनों आजाद भाग कर शरण किसके पास लेते हैं, मालवा में जाते हैं। मालवा का सुल्तान है महमूद खिलजी और वो इनको पॉलिटिकल असाइलम दे देता है, मतलब शरण दे देता है। अब चाचा मेरा मार दिए गए। अब रणमल कहे
कि चाचा और मेरा को तो मैंने मार दिया, और दीदी अब आप कहो तो मैं जाऊँ, हंसा भाई आप कहो तो मैं जाऊँ। लेकिन हंसा भाई का वो एक सॉफ्ट वाला दिल होता है ना कि यार तू पहले भी गया था। हंसा भाई ने कहा कि आप पहले भी आए थे रणमल भैया, पहले आए थे आप भाई, और आप थोड़े दिन रुके, आपने व्यवस्था सही की थी, और जब आप गए तो आपके जाते ही दुश्मनों ने मोकल को मार दिया। इस बार भी आप आए हो, आपने हमारा सपोर्ट किया, मैं मानती हूँ आपने, लेकिन अब आप वापस जाने की बोल रहे हो, आपके जाते ही क्या पता कोई दुश्मन आए और कुंभा को ही मार दे, इसलिए आप प्लीज़ थोड़े दिन और रुको। तो रणमल कहे कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो रुक ही जाता हूँ, और रणमल इधर ही रुक जाता है। अब थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि रणमल जब यहाँ पर रुक गया, तो अब रणमल जब रुका ना, तो रणमल ने उधर मैसेज कर दिया मारवाड़ वालों को कि यार इधर थोड़ी व्यवस्था अभी भी खराब है और रुकना पड़ेगा, 1-2 साल 3 साल 4 साल रुकना पड़ेगा, लंबा रुकना पड़ेगा। इसलिए वो अपने उधर से परिवार वालों को भी इधर ही बुलाने लग जाता है कि भाई बेटे को बुला लिया, भाई को बुला लिया, अपने कोई मंत्री को भी बुला लिया कि तुम थोड़े थोड़े करके इधर ही आ जाओ और इधर ही तुम लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हम भी साथ में रह लेंगे। अब जब वो धीरे धीरे आए तो रणमल का एक तो वैसे भी प्रभाव बढ़ रहा था कि उसने चाचा मेरा को मरवा दिया, और अभी भी कुंभा छोटा है तो राजा कौन हो गया, संरक्षक है, मतलब राजा तो भले ही कुंभा है लेकिन काम सारे रणमल कर रहा है, वो हंसाबाई तो कर नहीं रही थी। इसलिए अब रणमल की सीधी सीधी मैं कहूँ कि रणमल की तूती बजने लग गई थी, प्रभाव दिखने लग गया था कि भाई मेवाड़ में किसका प्रभाव है, रणमल का। रणमल कहाँ का, मारवाड़ का, राठौड़ है इधर मेवाड़ वाले। इसने एक तो अपना प्रभाव तो इसका दिख ही रहा है, दूसरा इसने अपने परिवार से जो लोगों को बुलवाया ना, तो वो उनको बुलाकर इधर ये दायित्व देने लग गया था, पद देने लग गया था कि भाई जैसे इनका कोई मंत्री आया, उधर भी मंत्री था, इधर भी उसने मंत्री बना दिया कि तू बैठ रहे, इधर मेवाड़ वालों को हटा दिया। फिर कोई आया, ऐसे करके मेवाड़ के कई सारे पद थे उन पर इसने मारवाड़ के लोगों को बिठा दिया और इसका प्रभाव बढ़ने लग गया। और अब रणमल को थोड़ा थोड़ा लगना भी लग गया था कि यार मतलब कि यार क्यों ना मैं मेवाड़ पर ही कब्जा कर लूँ, ऐसा फील होने लग गया था, लोगों को भी लगने लग गया था। तब इस बात का, अब सीधी सीधी सी बात है कि जब मेवाड़ के लोगों को हटाया जा रहा है और मारवाड़ के लोगों को पद पर बिठाया जा रहा है, तो सीधे सीधे दो गुट बन रहे हैं, एक मारवाड़ वाले लोग, एक मेवाड़ वाले लोग। और यहाँ पर जो दो गुट बन रहे हैं ना, इन दोनों गुटों में एक चीज थी कि भाई के मारवाड़ के जो गुट थे ना, उनका लीडर कौन था। मारवाड़ का एक गुट है, ये मारवाड़ का गुट, एक गुट है मेवाड़ का, ये मेवाड़ का गुट। मारवाड़ के गुट का लीडर है कौन, रणमल। और रणमल इधर मजे ले रहा है, अब पदों पर अपने लोगों को बिठा दिया और अब मजे ले रहा है। इस बात का विरोध कौन कर रहा है, मेवाड़ की तरफ से लीडर कौन है, राघव देव। मेवाड़ की तरफ से लीडर है राघव देव। वो इस बात का विरोध, उनको लगे कि यार रणमल जानबूझकर ये कर रहा है सब कुछ, वो अपने लोगों को पद दे रहा है, मेवाड़ के लोगों को हटा रहा है। तो राघव देव ने, और राघव देव कौन है आप ये बता दूं मैं आपको, मैंने आपको पहले भी ये मोकल वाली जो क्लास पढ़ी थी, मैंने कहा कि मोकल का एक भाई था, जो मोकल का जो प्रथम संरक्षक था चुंडा, चुंडा का भाई है ये, चुंडा का छोटा भाई है, ठीक है। तो ये चुंडा जी का भाई है, जो चुंडा जी यहाँ से रूट कर कहाँ चले गए या नाराज होकर कहाँ चले गए, मालवा में होशंग शाह के पास, उनका ये भाई है राघव देव। राघव देव मेवाड़ वालों की तरफ है और उसको लगे कि यार ये जानबूझकर अपने लोगों को ला रहा है और मेवाड़ वाले को हटा रहा है और ये अपना प्रभाव जमा रहा है यहाँ पर, कल को ये हो सकता है कि मेवाड़ पर कब्जा कर ले। इसलिए राघव देव जी ने रणमल को कहीं कह दिया कि भाई यार अतिथि आप आए थे, हमारी सहायता की हम मानते हैं, लेकिन अब आप जा सकते हो, हमारी सहायता हो चुकी है, आप जाओ। तो रणमल की बहन का प्रभाव है, हंसाबाई का प्रभाव है, हंसाबाई है तब तक रणमल को कोई डर नहीं है। रणमल कहे कि हाँ 2-4 दिन में 10 दिन में चले जाएंगे। अब रणमल को लगे कि यार ये राघव देव जो है ना, ये लोगों को भड़का रहा है मेरे खिलाफ, ये मेवाड़ वालों को भड़का रहा है कि रणमल इधर ही कब्जा कर लेगा, ये कर लेगा, ये लोगों को फील करा रहा है। इसलिए रणमल ने क्या किया, 2-3 लोगों को भेजकर राघव देव को ही सल्टा दिया। राघव देव को जब सल्टा दिया, इस बात का भी कोई पता नहीं चला कि मर्डर करवा दिया। अब कौन कहे कि भाई राघव देव को रणमल ने मरवाया। इस समय रणमल जब 2-4 साल के लिए इधर ही रुक रहा है ना, तो रणमल ने इधर अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली मेवाड़ में। और कहते हैं कि रणमल की मेवाड़ में एक जो गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका जो थी, वो थी बारमली। रणमल की जो प्रेमिका थी ना,
प्रेमिका कौन थी? बारमली। ये दासी थी एक, जो रणमल की प्रेमिका है। रणमल की प्रेमिका बारमली। अब रणमल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है मेवाड़ में। रणमल वो डेली शाम को पैक शैक लगाना, ये इधर बारमली के इधर ही करता था, खाना वाना भी उधर ही खा के आता था। राघव देव जी को मरवा दिया। अब अगले 1-2 दिन बाद जाता है रणमल उधर प्रेमिका के पास, और दारू वारू के नशे में प्रेमिका को कहता है कि अगले वर्ष तुझे धरती की रानी कर देंगे। प्रेमिका कहे मतलब कि अगले साल मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? इस मेवाड़ की रानी बना दूंगा। तो बारमली कहे कि रानी कैसे बना दोगे? तो रणमल ने दारू का नशा तो था ही, और बताया उसको कि राघव देव जी को मैंने मरवाया है, और इधर ज़्यादातर लोग अब मैंने मारवाड़ के लगवा दिए हैं, और अब मैं कुंभा को मारूंगा। कुंभा को मारने के बाद मैं मेवाड़ पर करूंगा कब्जा, और मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा। मारवाड़ का मैं हूँ ही, मेवाड़ का भी बन जाऊंगा। अब आप लोग कहोगे कि, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे मरवा सकता है, कुंभा को कैसे मार सकता है? ये तो कुंभा के संरक्षण के लिए आया था, और कुंभा के मामा है, ये तो कुंभा के पापा के ही मामा है, तो कुंभा का ही मामा है, कुंभा का मामा है। लेकिन सीधा सीधा मैं कहूँ कि राजतंत्र जो था ना, उसमें किसी को मार कर ही आगे बढ़ा जाता था। ये तो बड़ी बात नहीं है। हम जब ये रणमल के बाद जोधा, और जोधा के बाद में हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मारवाड़ में एक मालदेव राठौड़ हुए हैं जो अपने पिता को मारकर राजा बने। और मैं मारवाड़ी क्यों जाना, जो हम महाराणा कुंभा पढ़ रहे हैं उनको ही उनका पुत्र मारेगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि राजा बनने के लिए किसी को भी मार दिया जाता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई रणमल कुंभा को मारने की बात कहे और ये कोई झूठी बात हो। रियलिटी है, राजतंत्र में राजा बनने के लिए किसी न किसी को मारना ही होता था। नहीं तो पद वाले तो बहुत सारे बैठे हैं भाई, पद के लिए लाखों लोग बैठे हैं, इसलिए मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। रणमल ने अपनी प्रेमिका को पूरी कहानी बताई, लेकिन जो प्रेमिका थी ना बारमली, वो भले ही रणमल से प्यार करती थी, दिल से प्यार करती थी, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति थी। उसको लगता था कि यार राष्ट्र की भावना है, भले ही रणमल जी मेरे प्रेमी हैं, बहुत खास है, लेकिन यार कल को मेरे राजा को मार देंगे, मेवाड़ के राजा को मार देंगे। मेवाड़ का राजा मेवाड़ का भगवान है, ये भगवान को मार देगा तो हमारा होगा क्या, मेवाड़ वालों का क्या होगा? और कल को मैं माना कि इसका सपोर्ट भी कर दूं तो मैं ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, मैं अपनी रानी बनने के लिए अपनी राष्ट्र के साथ मैंने धोखा किया है। इसलिए बारमली अगले दिन क्या करती है, उस दिन तो वो दारू पी के चला गया, बता दी पूरी कहानी। बारमली अगले दिन जाती है हंसाबाई के पास, और हंसाबाई को पूरा वृतांत बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे रणमल जी अब कुंभा जी को मारने वाले हैं, राघव देव जी को मार दिया। हंसाबाई ने कहा कि मैं तेरे पे क्यों विश्वास करूं, तू तो झूठ बोल रही है, तू मेरा भाई का बदनाम कर रही है। और सीधी सी बात है कि कोई दासी जाके कहे कि आपका भाई तो मेरा प्रेमी है और वो ये बातें कर रहा, तो मानने की क्यों कोई। लेकिन बारमली ने फिर हंसाबाई को कहा कि आप पहले इस चीज़ का पता करो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत हूँ, तो आप मुझे सीधी फांसी दे देना, लेकिन मैं राष्ट्र के साथ गलत नहीं बात झूठ नहीं बोल सकती। और उसने ऐसा बताया। अब हंसाबाई को भी लगा कि यार रणमल कर तो सकता है ऐसा, क्योंकि रणमल है आदमी टेढ़ा, वो कुछ भी कर सकता है। तो अब रणमल जब टेढ़ा है तो अब हंसाबाई कहे कि अब मैं रणमल को भी नहीं कह सकती वो जाके, भाई हंसाबाई अब रणमल को जाकर भी नहीं बता सकती है कि भाई तू कुंभा को मत मारना, नहीं तो कल मारने वाला हो जो आज मारे, इसलिए वो उसको तो नहीं कह सकती। अब मुसीबत आ गई है हंसाबाई पे कि अब क्या करे, कुंभा को कैसे बचाया जाए और मेवाड़ को कैसे बचाया जाए। अब उसे याद आया एक बार फिर मेवाड़ का वो भीष्म, मेवाड़ का वो चुंडा, जो कभी हंसाबाई के शक करने की वजह से यहाँ से रुटकर किसी होशंग शाह के पास नौकरी कर रहा था मालवा में। वो याद आया, हंसाबाई ने मैसेज किया किसको, चुंडा जी को, कि चुंडा जी अब क्या रुटना है यार, परिवार में है, लड़ाइयाँ हो जाती है, शक हो जाता है, अब माफ़ भी कर दो, बहुत लंबी बात हो गई आपके, तो इधर आप तो चले ही गए हो, इधर बहुत सारी प्रॉब्लम हमें भी झेलनी पड़ रही है, मैं तो वैसे भी आपकी सौतेली माँ हूँ, दुनिया वैसे ही मेरे पे थूकती है कि सौतेली माँ थी इसलिए बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, दूर दराज कहीं नौकरी कर रहा है, पता नहीं रोटी खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें होती है, तो प्लीज़ आप इधर आ जाओ,
हम भी प्रॉब्लम में हैं, आप भी इधर आ जाओ, अब हमारे घर वालों अपने घर में आओ, यहाँ पर रहो, हमारी सहायता करो, हम प्रॉब्लम में हैं, आप मेवाड़ ही चला जाएगा, फिर आप कहाँ पर रहोगे। तो घबरा तो उधर चुंडा जी भी गए थे। चुंडा जी भी मालवा में क्या नौकरी करनी लोगों के यहाँ, रोज कोई इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, नौकरी कर करके बोर हो गए थे। इसलिए चुंडा जी ने भी कह दिया कब आना है। हंसा भाई ने कहा कल 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 की गाड़ी में बैठो आप तो और इधर आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन यहाँ पर मेवाड़ में आ जाते हैं। मेवाड़ में आते हैं तो चुंडा जी को पूरी कहानी बता दी जाती है कि यार आप चले गए थे, आपके जाने के बाद इधर मोकल के संरक्षण के लिए मैंने मेरे भाई रणमल को बुलाया। रणमल ने इधर पहले तो सहायता कर दी थी, वो वापस चला गया, और वो जब वो गया तो रणमल के जाने के बाद उधर मोकल जी को हत्या कर दी चाचा मेरा महपा पवार ने। और चाचा मेरा महपा पवार ने हत्या कर दी, वो कुंभा को भी मारने वाले थे, इसलिए मैंने अपने भाई रणमल को वापस बुला लिया। रणमल यहाँ पर रुका और रणमल ने चाचा और मेरा को मार दिया। महपा पवार और एक का यहाँ से भाग गए थे, लेकिन अब रणमल के मन में आ गया था पाप, और वो खुद कुंभा को मारने वाला है और वो मेवाड़ पर कब्जा करने वाला है। तो चुंडा जी ने कहा कि ऐसे कैसे मार दे भाई, कुंभा को ऐसे कैसे मार दे और मेवाड़ पर ऐसे कैसे कब्जा कर दे, हमारी बापूती है ये, तो ऐसे ही कोई कब्जा कर लेगा क्या, तो क्या करें। तो चुंडा जी ने कहा कि क्यों ना वो कुंभा को मारे, उससे पहले हम रणमल को मार दें। अब दिक्कत ये है कि रणमल को मारे कौन। रणमल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। रणमल एक बाहुबली में जो वो बल्लाल देव है ना, उससे भी बड़ा कैरेक्टर है। खली है खली, ये मान लो आप, तो अपने जो वो द ग्रेट खली है ना फाइटर, वो है रणमल। 7 साढ़े 7 फुट की वही हाइट, वो दिल का डाकी टाइप का व्यक्ति, शरीर से वही अपने मेवाड़ी भाषा में कहें तो हांड है, हांड पूरा एक नंबर को सांड है। तो रणमल को मारने का प्लानिंग किया जाए, तो मारे कौन, उसको डर लगे, दिल का डाकी टाइप आदमी है वो, मतलब एक थप्पड़ में इंसान को मार दे, छोटे मोटे सामान्य आदमी को तो एक थप्पड़ में मार दे, इतना भारी आदमी है। तो कौन मारे, सबको डर लगे, सामने से जाके तो उससे कोई लड़ नहीं सकता। तो फिर योजना बनाई गई कि कुछ ना कुछ किया जाए उसको मारने के लिए। और चुंडा जी एक बार फिर बारमली को बुलाते हैं, तो बारमली को कहते हैं कि बारमली एक बार फिर से हमारी क्या कर, सहायता कर। बारमली ने कहा कि क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी और मेवाड़ की। तो उन्होंने कहा कि तुझे अगली बार जब रणमल तेरे पास आए, आज शाम को, कल शाम को, तो तू उसे फुल दारू पिला, दारू पीता है ना वो, फुल दारू पिला। जब वो दारू के नशे में हो तब तो हमारे सैनिक रहेंगे पास में बाहर, उनको तो इशारा कर देना, और वो नशे की हालत में हम रणमल को मार देंगे। बारमली ने कहा कि वैसे तो मैं रणमल जी से डाई हार्ट प्यार करती हूँ, डाई हार्ट फैन हूँ, बट राष्ट्र के लिए और राजा के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। और कहते हैं कि अगले दिन जब बारमली अपने घर में थी तो रणमल जी पहुँचते हैं, रणमल जी जाते हैं और रणमल जी कहते हैं कि भाई बारमली खाना लगा। बारमली वो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहती है कि यार रोज़ तो एक दो पैग लगा के खाना खाते हो और आज सीधा खाना, नहीं नहीं नहीं, आज आपको मैं पैग बनाऊंगी और आपको दूंगी, और आपको पीना है और फिर आराम से खाना दोनों साथ में खाएंगे। रणमल को भी लगे कि यार इतना रोमांटिक तो पहले कभी हुई नहीं, लेकिन फिर भी अब रणमल को लगे कि यार रोमांटिक बात करते हुए बंदी बात बोल रही है तो क्यों ना पी लिया जाए। तो बारमली पैक बनाए, रणमल जी पिए, 1-2 पैक, 3 पैक, 4 पैक पीने के बाद रणमल जी कहे अब चल खाना बना। बारमली कहे कि नहीं नहीं, थोड़ी देर और थोड़ा सा और पी लो, मैं भी पी रही हूँ आप भी पियो। और वही रणमल जी फिर पिए, एक पूरी बोतल खाली हो गई। लेकिन वो मैंने कहा कि 7.5-8 फीट का बंदा है, खली टाइप, द ग्रेट खली टाइप का आदमी है, उसको क्या ही एक बोतल में फ़र्क पड़े। फिर एक बोतल और नहीं खोली और पी ली। ऐसे करके कहते हैं कि 2-3 बोतल दारू पी, और अब लास्ट में यार भले कितना ही दिल का डाई किया आदमी हो, दारू तो अपना असर करेगी, शराब अपना असर हमेशा करती है। तंगे खाए, तंगे खाकर गिरा नीचे, अचेत होकर गिर गया। रणमल जब अचेत होकर गिरा तो बारमली ने इधर बाहर खड़े सैनिकों को इशारा कर दिया, सैनिक आए। लेकिन अब वो जब अचेत होकर गिरा हुआ है ना, तब भी सैनिकों की इतनी औकात नहीं कि उस हांड के पास जाकर उसको मार दिया जाए। तो क्या किया जाए, तो जिस खाट पर वो बैठा था उसी पर अचेत होकर गिरा था। तो उन्होंने उधर से रस्सियाँ मंगवाई कि इस खाट पर पहले इसको बांधो, क्योंकि कहीं इसको होश आ गया ना तो ये हम सबको मार देगा। तो इतने डर रहे थे कि उसको पहले
नशे की हालत में जब वो गिरा हुआ बेहोश है, तब उसको खाट पर ही बांध दिया, चारों हाथ पैर बांधे अच्छे से, और फिर उस पर तलवारों बालों से किए वार। लेकिन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, कहानियाँ कहती है कि रणमल उन नशे की हालत में वो जो 7-8 लोग उस पर तलवारों से, इन बालों से वार कर रहे थे, उस नशे की हालत में भी एक बार उसे होश आता है और वो एकदम से खड़ा होता है, और खड़े होने पर उसके पास में जो सबसे व्यक्ति था ना, उसको दीवार पर भींच के ही मार देता है। भींच के मतलब समझ के, दीवार पर धक्का दिया, और ऐसे धक्का देने से ही फोड़ दिया पूरे आदमी को। तो इतना भारी आदमी था, लेकिन वो 7-8 आदमी और बाद में और 10-20 5-7 लोग आ गए, और पीछे से आगे से सिर में जहाँ तलवारें मार सकते थे मारी, रणमल जी को मार दिया। रणमल जी मर गए, उधर रणमल जी मर गए। अब मैंने कहा था कि रणमल जी ने, केवल रणमल जी ही मेवाड़ में नहीं थी, उन्होंने मारवाड़ के कई सारे लोगों को ला रखा था, बेटे कौन, औरतों कौन, और भी उनके जो भी रिश्तेदार, काका भतीजा जो भी थे, सबको लेके आ रखा था। अब जब रणमल जी इधर आए, रणमल जी जब मर गए, अब मेवाड़ वाले जो सिसोदिया थे ना, इनका आज एक प्लानिंग था उस दिन कि आज एक भी मारवाड़ी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ना। मारवाड़ का कोई भी आज जिंदा नहीं रहना चाहिए, जो जो यहाँ पर मिले सबको मारो। ये घटना हुई किसी एक महल में, दूसरे महल में, बारमल्ली वाले महल में हुई थी कि भाई बारमल्ली के सहायता से किसको मार दिया, रणमल को। और बारमल्ली के बेवफाई के कारण ही रणमल जी मरे हैं। तो सीधा सीधा ये है कि बारमल्ली बेवफा निकली, और आज भी हजारों कहानियों में हजारों बारमल्लियाँ हैं जो बेवफाई निकल रही है। तो यहाँ पर भी रणमल जी की जो हत्या हुई वो किसकी बेवफाई की वजह से हुई है, बारमल्ली की बेवफाई की वजह से। अब ये इधर मर गए, तो अब पता चला, अपने पता तो क्या, ये दूसरे महल में थे। अब इसके जो रिश्तेदार हैं, मैंने कहा कि इनका बेटा वो इनका बेटा था वहाँ पर, जोधा। रणमल जी का एक बेटा था जोधा, वो भी वो मेवाड़ में था। इनका बेटा था जोधा, वो भी कहाँ पर था, मेवाड़ में। और वो कोई दूसरे महल में कोई पार्टी वार्टी चल रही थी, इंजॉय कर रहा था जोधा भी। और कोई मारवाड़ी संगीतकार, अब मारवाड़ वाले लोग इधर इतने बस गए थे रणमल जी के प्रभाव में कि इधर जो संगीत वंगीत भी चल रहे थे वो मारवाड़ी चल रहे थे। तो कोई संगीतकार था, संगीत वंगीत चल रहा था, डांसर वांसर डांस कर रहे थे, ये उधर दारू पानी पी रहे थे, मस्त है। संगीतकार को कहीं से पता चला कि भाई रणमल जी को मार दिया गया है, और अब वो इधर जो है मारवाड़ के सबको मारने वाले हैं, जोधा वोधा सबको मारेंगे। संगीतकार ने वो टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में जोधा की तरफ इशारा करके बोला, मारवाड़ी लैंग्वेज में बोला ताकि मेवाड़ी लोग समझ ना पाए। जोधा को बोला कि जोधा भाग सके तो भाग थारो, रणमल मरियो जाए। कि जोधा जी भाग सकते हो तो भाग जाओ, आपके पिताजी जोधा जी का तो देवलोक गमन हो चुका है, उनको तो मार दिया गया और अब आपका नंबर है। जोधा जी को और इनके दूसरे साथी जो मारवाड़ी लोग थे, इनको पता चला कि अब हमारा नंबर है, जोधा जी रणमल जी को निपटा दिया, हमारा नंबर है। इन लोगों ने जो भागने की स्पीड बनाई ना, उस दिन हुसैन बोल्ट भी होता ना तो वो हार जाता। ये गारंटी है, रिकॉर्ड तोड़ दौड़ लगाई है इन लोगों ने। मेवाड़ से मारवाड़ कब क्रॉस कर लिया इनको पता ही नहीं चला। तो अब ये भागते हुए कब पीछा भी किया। मेवाड़ी लोग जो थे ना, चुंडा जी की अध्यक्षता में सारा काम हो रहा था। चुंडा जी ने जोधा का और इनके साथियों का पीछा किया, और कहते हैं इनका पीछा कर रहे थे चुंडा जी। पीछा करते करते अब ये तो आगे निकल गए। चुंडा जी ने कहा कि यार छोड़ो रे, अब थकवा दिया, अब नहीं दौड़ा जाता, अब क्या किया जाए। तो वो तो भाग गए, इनके घर पर कब्जा कर लो। इनका घर कौन सा, मारवाड़ वालों का घर कौन सा, मारवाड़ जोधपुर। और जोधपुर की राजधानी क्या है, मारवाड़ की राजधानी क्या थी, मंडोर। उस समय मंडोर मारवाड़ की क्या राजधानी थी। चुंडा ने कहा कि इनके घर पर कब्जा कर लो, और मंडोर पर क्या कर लिया, कब्जा। मेवाड़ वालों का कब्जा हो गया मंडोर का। जोधा यहाँ से भागा था, जोधा और इसके साथ में कुछ लोग जो भागे थे ना, वो यहाँ से भागे। और भागते भागते वो एक बीकानेर में कोई गांव पड़ता है, काहुनी। बीकानेर में एक गांव पड़ता है काहुनी। कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में एक गांव पड़ता है काहुनी गांव। जोधा वहाँ पर जाकर रुकता है। वहाँ पर इनके साथ में जो भी 15-20 लोग थे, इनकी सेना थी, घोड़े वोड़े थे, वो सारे वहाँ पर रुकते हैं। अब मंडोर पर कब्जा किसका, मेवाड़ वाले सिसोदियों का।
ये बीकानेर काहुनी में रुके। जोधा उधर से 10-20 15-20 सैनिक तो है, 15-20 और इकट्ठे करे और आए और मंडोर पर आक्रमण करे, लेकिन मंडोर से वापस हार कर वापस चला जाता है। ऐसा करते करते बार बार करता रहा, लेकिन बार बार उसको असफलता मिले। अब एक दिन क्या हुआ कि ऐसा कोई उसने अटैक किया था, फिर से वो सेना लेके आए, इकट्ठी करे, फिर अटैक करे, हार जाए। एक दिन उसने ऐसे ही कोई अटैक किया था, और उस अटैक में क्या हुआ कि जोधा बहुत ज़्यादा इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई, जख्मी हो गया था। जख्मी हालत में ये घोड़े पर बैठकर यहाँ से वापस निकल रहा है, मंडोर से भाग रहा है। मंडोर से जब ये भागता भागता वापस पहुंचा तो वही ठेठ मारवाड़ में बीकानेर साइड पे चला गया। उधर गया तो रेगिस्तानी एरिया है, पानी की कमी, शरीर पर पहले ही जख्म, इसको पूरा ढंग से होश भी नहीं है, इसको लगे प्यास। रेगिस्तानी एरिया में कहीं ऐसे पानी मिलता भी नहीं है, दूर दराज एरियो में। लेकिन जोधा को दूर से एक कोई झोंपड़ी दिखती है, घर टाइप का दिखता है, तो इसको लगा कि यार उधर पानी की व्यवस्था हो सकती है। जोधा ने घोड़े को उस तरफ मोड़ा। उस झोंपड़ी या घर तक जब तक इसका घोड़ा पहुंचा, जोधा तो बेहोश ही हो गया था, जख्मी बहुत ज़्यादा था, खून पूरा खून से लथपथ था, जोधा पूरा जख्मी हो गया था। जब जोधा जख्मी हो गया और घोड़ा समझदार था, घोड़ा पूरा उस घर के बाहर जाकर रुका। उस घर पर किसान तो नहीं था, वो किसान की कोई झोपड़ी थी, किसान तो नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी थी। वो बाहर आई और देखा कि घोड़ा है, तो घोड़े पर कोई व्यक्ति है जो खून से लथपथ है, उसको होश नहीं है। वो उसे नीचे उतारती है घोड़े से, थोड़े बहुत पानी के छींटे वीटे मारती है। कुल मिला के थोड़ी देर बाद जोधा को हवा करती है, जोधा को होश आता है। जोधा को होश आता है तो जोधा बोलता है कि आपने मेरे को पानी पीना है। जोधा को पानी पिलाया जाता है। अब जोधे में थोड़ी एनर्जी आ गई कि हाँ पानी पी लिया, अब थोड़ी एनर्जी आई। उसने कहा कि थैंक यू, और थोड़ा खून वून पहुँचे, उसने पट्टियाँ वट्टियाँ की, और जोधा जी ने कहा कि थैंक यू, आपने मेरी सहायता की, पानी पिलाया, अब मैं चलता हूँ। तो मारवाड़ में ही क्या, मैं तो मानता हूँ राजस्थान में भी एक ऐसा कल्चर है। आज मेरे भी घर पे ही ऐसा कोई आ जाए तो हम, आप सबके भी घर पे कोई आते हैं तो हम सीधा ही, जो मेहमान होता है हम उनसे यही कहते हैं कि रोटी खा लो, भोजन ले लो, चाय पी लो, भोजन ले लो। तो वो जो औरत थी उसने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जोधा जी से कहा कि रोटी तो खा तो जा, खाना तो खा लो। जोधा भी भूखा तो था ही, 2-3 दिन से लड़ ही रहा था, इधर से भाग भूख के आया था, तो उसको भूख लग रही थी। जोधा ने कहा कि चलो ठीक है, खाना खा ले। अब मारवाड़ एरिया में क्या, खाने के नाम पर ज़्यादातर जवार बाजरा और यही हुआ करते थे। खीचड़ा बनता था इनका, मक्की का, और इनका खीचड़ा बनता था बाजरा और बेले मिला के। खीचड़ा जानते हो ना, जो अपने खीचड़ा, खिचड़ी होती है एक, तो जो अलग होती है, खीचड़ा जो पूरा ऐसा होता है, वो खीचड़ा उसको परोसा गया थाली के अंदर, और उसके बीच में ऐसे गड्ढा किया, उसमें घी डाल दिया गया। घी है, पूरा खींचड़ा है थाली में, और रख दिया जोधा के सामने। जोधा वो बड़े दिन से भूखा था, बड़े दिनों बाद घी भी देखा और खींचड़ा भी देखा, सीधा हाथ गया कहाँ पर, घी पर। जैसे ही घी के अंदर और उस बीच में हाथ डाला, उसका क्या जल गया, हाथ जल गया, और जोधा एकदम से अपने हाथ को पीछे खींचता है। जैसे ही उसका हाथ जला, उसने हाथ पीछे खींचा, उस औरत ने जोधा को कहा कि तू जोधा की तरह मूर्ख है, तू जोधा की तरह मूर्ख है। तो जोधा ने एकदम से, जोधा को लगा कि यार मेरे बारे में बात हो रही। उसने कहा कि क्यों माँ, जोधा मूर्ख कैसे है? तो उसने कहा कि जोधा इसलिए मूर्ख है कि वो बार बार सेना लेकर आता है और मंडोर पर आक्रमण करता है, मंडोर पर आक्रमण करता है। ये मंडोर है बीच में, हमेशा कोई भी राजधानी ज्यादातर मध्य में होती है, राजधानी हमेशा मध्य में बनाई जाती है। ये आसपास के गांव है। जोधा जाता है और सीधा मंडोर पर आक्रमण करता है और हार कर वापस आ जाता है। वो माई कहती है कि जोधा जाता है और मंडोर पर आक्रमण करके हार कर वापस आ जाता है। वो अगर साइड, तो जोधा फिर कहे कि फिर नहीं तो माँ, जोधा को क्या करना चाहिए, क्या वो कहती है कि क्या करना चाहिए, क्या उसको पास के आसपास के थोड़े थोड़े गांव जीते, फिर थोड़े गांव जीते, फिर थोड़े गांव जीते, फिर थोड़े गांव जीते, और ऐसे करके धीरे धीरे पास में जाए, और जितने उतने में उसके पास सेना भी इकट्ठी हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े करके उसको मंडोर के पास जाना चाहिए, और फिर जब एंड में जब पास पहुंच जाए तब वो बीच में आ जाना चाहिए।
तो उसने कहा ये सही है, लेकिन फिर वो औरत जोधा को कहती है कि तेरे को क्या काम है, वो जोधा जाने जोधा की जिंदगी, तो देखो तो खिचड़ा भी नहीं खाना आता है। तो माता कहती है कि खिचड़े को साइड साइड से थोड़ा थोड़ा खा, फिर लास्ट में बीच में जा, तो वो ठंडा होता जाएगा और तेरे हाथ भी नहीं जलेंगे। जोधा ने वहां से दो बातें सीखी, एक तो ये कि मंडोर पर कैसे कब्जा करना है या मंडोर कैसे जीतना है, दूसरा खिचड़ा कैसे खाया जाता है, ये बात भी उसने वहां से सीखी। तो एक कहानी थी ये अच्छी, मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहीं सुनी हुई है तो वो सुनी हुई कहानी आपको सुना दी। अब ये कहानी सच है नहीं है, लेकिन लगता है कि सच्ची है ऐसा। तो अब जोधा ने जब वहाँ से ये कहानी सीखी खिचड़ा खाने वाली, और जोधपुर को अपने नागौर को कैसे, मंडोर को कैसे जीतना है ये वाली, तो जोधा ने थोड़ा थोड़ा करके सेना इकट्ठी की और थोड़ा थोड़ा एरिया करते करते वो मंडोर के पास पहुंच गया। ये जो पूरा वृतांत चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके वो मंडोर के पास पहुंचता है, और बाद में जब लास्ट में ठेठ मंडोर के पास पहुंच जाता है और उसको लगता है कि अब केवल मंडोर बच रहा है, तो वो हंसाबाई कौन है, रणमल की बहन, रणमल कौन है, जोधा का पिता, मतलब हंसाबाई जोधा की क्या हो गई, बुआ। जोधा को मैसेज, हंसाबाई को मैसेज करता है जोधा और कहता है कि बुआ देखो, अब ये खून खराबा बहुत हो गया, मैं भी बहुत बार दौड़ लिया, घूम लिया, राज्य से 15 साल हो गए मेरे को भटकते हुए। जो रणमल को मारा गया था ना, वो 1438 की बात है। कब की? 1438 की। और जोधा को जो अब मंडोर के पास पहुंचा है जोधा, या मैं कहूँ कि मंडोर पर कब्जा करने की स्थिति में जब आया, उस कहानी है 1453 की। लगभग 15 साल तक जोधा संघर्ष करता रहा अपने मंडोर को वापस पाने के लिए। तो वो मैसेज करता है कि खून खराबा बहुत हो गया बुआ, और मैं वैसे भी अब मंडोर को जीत लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी सहमति से इस समझौता करवा लो और मुझे मेरा मंडोर दे दो। हंसाबाई को भी लगे कि यार अब जो होना था तो हो ही गया, मेरा भी भतीजा है। कुंभा बड़ा हो चुका था, राजा बन गया था। हंसाबाई कुंभा को कहती है कि कुंभा, तेरे पापा जब छोटे थे ना, उनका संरक्षक के लिए भी रणमल आया था। तेरे पापा को मरने के बाद तू छोटा था, तेरे संरक्षक बनने के लिए भी रणमल आया था। हाँ, उसके मन में बाद में पाप आ गया कि वो तुझे मार दें, राजा बन जाए, लेकिन तुम लोगों की सहायता तो की थी। तो कुंभा जी कहेगी हाँ दादी बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो कि आज मेरा ही भतीजा या उस रणमल का ही लड़का उसके राज्य के लिए दौड़ रहा है, पिछले 15 सालों से दौड़ रहा है, तो क्यों ना अब उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया जाए। और कुंभा कहता है कि दादी आप बोल रहे हो तो हम तैयार हैं। और हंसाबाई के कहने पर, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोगों की कहानी समझ में आ गई होगी। हंसाबाई के कहने पर मोकल नहीं, अपने क्या नाम, रणमल कब मरा था? 1438 में। 1438 में मरा। 1453 में जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में समझौता होगा, संधि होगी। उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। आप लोगों में से कई सारों ने नाम सुना होगा। आवल बावल की संधि, आवल बावल। (1453) में हुई थी। 1438 में वो मरा और 1453 में संधि हो रही है, मतलब 15 साल तक संघर्ष करता रहा। आवल बावल की संधि का मतलब क्या है? तो आवल बावल की संधि का मतलब है, आवल मेवाड़ में पेड़ होता है, आंवला आंवला आवल आवल करके होता है, और बावल बोड़िए बोलते हैं अपने मेवाड़ी भाषा में, तो बोड़िए बोलते हैं, बोड़ी। बब्बुल, जो मारवाड़ी में बब्बुल का पौधा होता है ना, वो पौधा मारवाड़ में, मतलब जहां से आवल आवल है, आवल का जो पौधा है ना, वो वाला एरिया, हरा भरा एरिया जो है ना, वो मेवाड़ का है। जहां से बाउले स्टार्ट होते हैं, बाउले जो बोले हैं ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि बबुल वाले जो सूखा एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो किसका है? मारवाड़ का है। ये एक समझौता हुआ। इस समझौता 1453 में हुआ। किसने करवाया समझौता? हंसाबाई ने करवाया।
तो हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण ये संधि हुई, आवल बावल की संधि। जो आंवले वाला एरिया है वो मेवाड़ का है, जो बोले वाला या जो बबुल वाला एरिया है, जो सूखा एरिया है, जो वो किसका है, मारवाड़ का है। एक बाउंड्री बनाई गई ऐसे। ये जो बाउंड्री थी ना, ये बाउंड्री सोजत, पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, वहां पर जाकर मिलती है। कहां पर जाकर मिलती है? सोजत पाली में, सोजत पाली में जाकर मिलती है। जब सोजत पाली में जाकर ये बाउंड्री मिल रही है ना, तो सोजत पाली को क्या बना दिया गया? आवल बावल की संधि का या मेवाड़ मारवाड़ का सीमा का मध्यस्थ बिंदु बना लिया गया कि भाई आवल बावल की संधि का जो मध्यस्थ बिंदु था वो कौन सा था? सोजत पाली। मध्यस्थ बिंदु कौन सा है? सोजत पाली। आवल बावल की संधि करवाई किसने? हंसाबाई ने। किस किस के बीच में करवाई? मेवाड़ मारवाड़। मेवाड़ की तरफ से कुंभा, मारवाड़ की तरफ से जोधा। 1453 में संधि होती है आवल बावल की मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, जोधा और कुंभा के बीच में करवाती है हंसाबाई। और ये इसका जो मध्यस्थ बिंदु रखा गया है वो है सोजत पाली। इस संधि होने के बाद, अब पहले भी होता था, आज भी होता है कई सारे, अभी तो क्या थोड़ा कल्चर चेंज हो गया है, नहीं तो हम पुरानी मूवीज भी देखते हैं हम सब लोग, तो उसमें क्या होता है कि दो परिवार हैं, उनमें दुश्मनी है और उस दुश्मनी को भुलाने के लिए सीधा सा तरीका है कि विवाह कर दिया जाए, पुत्र पुत्री जो भी है वो अपने परिवार से शादी कर दी जाती है। यहाँ पर भी हुआ। जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर, इसका विवाह कर दिया गया किसके साथ? कुंभा के पुत्र, ये है जोधा की पुत्री। कुंभा का पुत्र था कौन? रायमल। इसके साथ में कुंभा का पुत्र है ये। आवल बावल की संधि के तहत याद रखना कि भाई श्रृंगार कंवर की विवाह किया गया रायमल के साथ, जो कि पुत्र है किसका? कुंभा का। जोधा ने इस दुश्मनी को बुलाने के लिए ये आवल बावल की संधि हुई थी। मैंने आपको ये पूरी जो कहानी सुनाई थी रणमल राठौर की, ये सारी केवल इस टॉपिक को समझने के लिए कि आपके दिमाग में रहे कि कब रणमल मरा, कब जोधा भागा, कब जोधा ने कितना संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद कब इन लोगों के बीच में समझौता हुआ। और अब एक चीज़ ये भी थी कि कुंभा खुद चाहता था कि जो पड़ोसी है ना, उनके साथ में इतने दिन तक बैरता ना रखी जाए, क्योंकि पड़ोसी काम आते हैं। और मेवाड़ का पड़ोसी कौन? मारवाड़। उनके साथ इतने दिन तक ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसलिए भी वो मान गया था। तो एक डिप्लोमेट राजा था, चाहता था कि सबके साथ में सबका साथ सबका विकास, जो आजकल नारा है ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, वही सबका साथ सबका विकास वाला नारा हुआ करता था महाराणा कुंभा का। ज़्यादातर वो अपने पास वाले लोगों को साथ में रखते थे। तो एक टॉपिक हमारा हो गया है महाराणा कुंभा के अंदर आवल बावल की संधि। अब एक कहानी मैंने आपको फर्स्ट में, अभी रणमल राठौड़ ने आया, रणमल राठौड़ ने चाचा मेरा को मार दिया, इधर कुंभा भी बड़ा हो गया था। रणमल जी तो उधर चले ही गए थे, रणमल जी को मार दिया, लेकिन जब चाचा और मेरा को मार दिया गया था, लेकिन मैंने कहा था कि महपा पंवार और उनके साथ में एक बंदा और था एक्का, वो दोनों कहाँ चले गए थे? मालवा में। और मालवा में उनको शरण किसने दी थी? मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने शरण दी थी किसको? अपने महपा पंवार और एक्का को। अब मैं ये कहानी, महमूद खिलजी ने शरण दी थी। कुंभा ने महमूद खिलजी को मैसेज किया, मालवा के सुल्तान को मैसेज किया कि यार तेरे पास जो ये महपा पंवार और एक्का है ना, इन लोगों ने मेरे पापा का मर्डर किया था, मेरे पापा की हत्या की थी, और मुझे ये दोनों चाहिए। तेरे पास में इन लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन मुझे ये दोनों चाहिए, मैं इनको मारूंगा। महमूद खिलजी जो था ना, उसने कुंभा के
मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। और बाद में कुंभा ने और मैसेज किया तो उसने रिप्लाई में कहा कि मैं नहीं दूंगा, इनको शरण आया हुआ मेरे लिए भगवान है। कुंभा ने कहा कि मैं मारूंगा तेरे को भी इनके साथ में, ये तो मरेंगे, तेरे को भी मारूंगा इनके साथ में। खिलजी ने कहा कि भाई जो करना है कर, लेकिन ये मेरे शरणागत है और इनको मैं तेरे को नहीं सौंपूंगा। अब एक वजह तो ये थी कि उसने शरण नहीं दी, मतलब शरणागत को नहीं छोड़ा। दूसरा एक वजह ये भी थी कि कहते हैं कि 2-3 साल पहले ही कोई जो अपने खिलजी है ना, महमूद खिलजी का कोई एक दुश्मन था, उमर खां नाम था उसका, उमर खां। इस उमर खां का ये महमूद खिलजी का दुश्मन था उमर खां, और ये महमूद खिलजी के दुश्मन उमर खान ने मेवाड़ में शरण ली थी, और मेवाड़ में शरण दी थी उसको कुंभा ने। और जब कुंभा ने मेवाड़ में शरण दी थी ना, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी फर्स्ट है ये, तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने कुंभा के दुश्मनों को शरण दी कि भाई तूने मेरे दुश्मनों को शरण दी, मैं तेरे दुश्मनों को शरण देता हूँ। लेकिन अब जब उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे ये शरणागत को, तेरे दुश्मनों को नहीं दूंगा, तो ऑब्वियसली इनके बीच में युद्ध होगा। कुंभा ने अटैक किया, कुंभा ने कहा कि भाई तू नहीं छोड़ेगा, मेरे दुश्मनों को नहीं देगा, मेरे को नहीं सौंपेगा। तो कुंभा ने अटैक किया और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। ये कहाँ का राजा है? मालवा का। मालवा में एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, सारंगपुर। सारंगपुर मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, और यहां पर एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध, महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में। कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। ये युद्ध होता है 1437 में। कब होता है? 1437 एडी। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुंभा जीत जाता है। कुंभा जीत गया ये युद्ध। कुंभा ने जीत के बाद चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया, विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ का निर्माण 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। कुंभा मेवाड़ का राजा, महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा का राजा, दोनों के बीच में युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुंभा के दुश्मनों को शरण दी थी किसने? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। किस किस को दी थी? महपा पंवार और एका को। और इन दोनों के वजह से इन दोनों के बीच में सारंगपुर मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां पर 1437 में युद्ध होता है। इस युद्ध में कुंभा जीतता है, और कुंभा जीतने के बाद चित्तौड़ में क्या बनाता है? विजय स्तंभ। उसने कहा कि हम जीते हैं, और इस जीत की याद में, इस जीत की खुशी में हम क्या बनवा रहे हैं? विजय स्तंभ बना रहे हैं, विक्ट्री टावर बना रहे हैं। ये बनवाया। अब हुआ क्या था कि ये अपने कहानी पूरी आपको याद रहनी चाहिए कि भाई कुंभा ने इधर मालवा वाले राजा महमूद खिलजी को भी हरा दिया था। किसकी वजह से हराया? तो ये भी याद रहना चाहिए। अब कुंभा के समय क्या हुआ था? कुंभा के समय नागौर में एक राजा था। कुंभा के समय नागौर का राजा था फिरोज खां। फिरोज खां मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने मोकल पढ़ा था जिसमें हमने श्रृंगी ऋषि का अभिलेख पढ़ा था। और उस ऋषि श्रृंगी या श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में मोकल कहता है कि मैंने नागौर के फिरोज खां को हराया था। तो वो जो ये फिरोज खां है नागौर का, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है कुंभा के समय। और इसका एक बेटा है शम्स खां, इसका पुत्र तो है शम्स खां, राजा बन जाता है। शम्स क्या बनता है? राजा। लेकिन फिरोज खां का एक भाई है, फिरोज खान का एक भाई है मुजाहिद खां। मुजाहिद खां ये राजा बनना चाहता है, और ये शम्स खां को हटाकर क्या बन जाता है? नागौर का राजा।
ये शम्स खां को हटाता है और राजा बन जाता है। सीधा सीधा कहूँ कि कुंभा के समय में नागौर में क्या चल रहा है, उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। फिरोज खान मर जाता है, फिरोज खान के बाद शम्स खां राजा बनना चाहिए, लेकिन ये राजा बन जाता है कौन, फिरोज खान, मुजाहिद खां। मुजाहिद खां राजा बनता है। शम्स खां जो था ना, वो आता है किसके पास, कुंभा के पास। और कुंभा को आकर कहता है कि यार कुंभा जी मेरी सहायता करो, मेरे नागौर का राजा हूँ, फिरोज खां का पुत्र, मेरे पिता की डेथ होगी, उसके बाद राजा मैं ही बनूंगा, मेरा ही बनने का अधिकार है, लेकिन मेरे चाचा जो है मुजाहिद खां, वो बीच में ही आकर मेरे को हटा दिया और वो राजा बन गए। कुंभा ने कहा कि तेरी सहायता कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो उसके बाद अपने अंडर काम करना चाहिए, मेरे को क्या देगा तू, कर व टैक्स वैक्स बराबर देना। शम्स खां ने कहा कि ठीक है। कुंभा ने सहायता की, किसकी, शम्स खां की सहायता की, शम्स खां की सहायता की। कुंभा ने शम्स खां की सहायता की, मुजाहिद खां को हराया, इसको क्या करा, हराया, और राजा बनाया किसको, शम्स खां को। ये काम कौन कर रहा है, कुंभा। सीधा सीधा कोई पूछ ले एग्जाम में कि भाई कुंभा ने किस उत्तराधिकारी संघर्ष में सीधा सीधा ही भाग ले लिया था, तो नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। किसको हराया, मुजाहिद खां को। राजा किसको बनाया, शम्स खां को। किसकी तरफ से वो उस उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेता है, शम्स खां की तरफ से। किसके खिलाफ लेता है, तो मुजाहिद खां के खिलाफ लेता है। अब वो क्या करता है कि शम्स का बात हुई थी कि भाई तू मेरे को कर वर देगा, सारी चीज़ें तू मेरे अंडर काम करेगा। अब अंडर काम करने का मतलब होता था कि भाई आप किसी भी उस राजा जिसके अंडर काम कर रहे हैं ना, उससे पूछे बिना आप कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं करवा सकते हो अपने राज्य में। नागौर में कोई भी काम नहीं करवा सकता, कोई बिल्डिंग नहीं बनवा सकता, किसी का भी कोई टूट गया है तो उसका पुनर्निर्माण भी बिना पूछे नहीं करवा सकता। तो क्या किया जाए, तो जो शम्स खां है ना, ये थोड़े दिन बाद क्या हुआ, थोड़े दिन तो इसने टैक्स वैक्स दिए 6-7 महीने, फिर इसने टैक्स देना बंद कर दिया। और कुंभा जी ने मैसेज किया तो उनका रिप्लाई नहीं दिया। कुंभा जी को आ गया गुस्सा, और कुंभा जी इस बार गए और शम्स खां को भी पीटा। शम्स खां को हराया। शम्स खां यहां से हारने के बाद गया किसके पास, गुजरात में, गुजरात के राजा के पास गया। गुजरात का राजा उस समय कौन है, गुजरात का राजा है उस समय कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का राजा है। शम्स खां जाता है कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुतुबुद्दीन शाह को कहता है कि मैं नागौर का राजा हूं, मेवाड़ का राजा कुंभा मेरे पर अटैक करता है, मेरा राज्य छीन लेता है, और मैं उसके खिलाफ आपसे सहायता मांगने आया हूँ। और कहते हैं कि ये जो शम्स खां था ना, इस शम्स खां ने कुतुबुद्दीन शाह से अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया था। शम्स खां की पुत्री थी वो कुतुबुद्दीन को शादी करा दी और कहा कि अब तो तुम मेरे दामाद हो गए, तुम्हारे ससुर की तुम्हें सहायता करनी चाहिए। किसके खिलाफ, कुंभा के खिलाफ। और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन शाह ने भी अपनी सेना भेजी और कुंभा के ऊपर जब सेना भेजी ना, कुंभा ने रोन दिया, इसको भी क्या कर दिया, इसको भी हरा दिया। ये हार गया कुतुबुद्दीन शाह, शम्स खां हार गया, मुजाहिद खां हार गया, और हमने पढ़ा है मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट, वो खुद हार गया। मतलब कुंभा ने अब तक सबको हराई ही है। अब फिरोज खां हार के चला गया गुजरात का, मालवा का राजा उधर हारा हुआ ही है, शम्स खां इधर हार गया नागौर वाला। अब क्या हुआ, ये बात पता चली महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा का राजा है ना, उसको पता चली कि भाई
कुंभा ने किसको हराया है? गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह को हरा दिया है। ये बात पता चली तो उसने मैसेज भेजा अपने जो मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट है ना, उसने मैसेज भेजा कुतुबुद्दीन शाह को, और कुतुबुद्दीन शाह को कहा कि मैं मालवा का राजा, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी हूँ, और तेरा और मेरा एक ही दुख है। जब दो लोगों के एक जैसे दुख होते हैं तो वो आपस में दोस्त होते हैं। तो उसने कहा कि थोड़े अभी 2-4 साल पहले, मेरे 2-3 साल पहले मेरे को भी कुंभा ने हरा दिया था। थोड़े साल पहले, 5-10 साल पहले, 8-10 साल पहले मेरे को भी किसने हरा दिया था? कुंभा ने हरा दिया था। कुतुबुद्दीन शाह रिप्लाई करता है कि मेरे को अभी अभी हराया है, अभी जस्ट लेटेस्ट। क्या करना चाहिए? तो महमूद खिलजी कहता है कि तेरा दुश्मन भी वो, मेरा दुश्मन भी, और दुश्मन का दुश्मन क्या होते हैं? आपस में दोस्त होते हैं। हम कई सालों से ये डायलॉग सुनते हुए आ रहे हैं, इधर भी वो दोस्त बने। और महमूद खिलजी ने मैसेज किया आगे से कि क्यों ना इस बार गुजरात और मालवा, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह मिलकर कुंभा को हराए। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा कि जरूर, मैं चाहता हूं कि कुंभा को हराया जाए और कैसे भी साम दाम दंड भेद करके हरा दिया जाए। तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं। तो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में समझौता हो रहा है, संधि हो रही है। किसको हराने के लिए? कुंभा को हराने के लिए। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई वो हुई थी चंपानेर की संधि। चंपानेर जगह है गुजरात में, उस चंपानेर नामक स्थान पर इन दोनों के बीच में बातचीत, मीटिंग हुई, संधि हुई, इसलिए चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। इन दोनों के बीच में संधि होती है 1456 में। 1456 में जब इन दोनों के बीच में संधि हुई तो इस संधि में किन किन के बीच में हुई संधि? मालवा प्लस गुजरात। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह, दोनों ने मिले, दोनों ने कहा कि हम साथ में मिलकर अपनी सेना भेजेंगे और किसको हराएंगे? कुंभा को। किसके खिलाफ हुई? वर्सेज कुंभा के। इन लोगों ने संधि की और इस संधि के जस्ट अगले साल 1457 में कुंभा के खिलाफ ये सेना भेजते हैं दोनों मिलकर, और ये सेना आती है कहाँ पर? बदनौर। इन दोनों के लोगों के बीच में युद्ध होता है, कुंभा के और इन लोगों के बीच में युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध। ये बदनौर जो जगह है ना, ये भीलवाड़ा में है। जो अपना भीलवाड़ा है ना, इसमें है। बदनौर का युद्ध होता है, ये 1457 में होता है। 1457 में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है? ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? तो ये युद्ध होता है कुतुबुद्दीन शाह प्लस कौन है? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट। वर्सेज में कौन है इनका? किसके खिलाफ है ये? कुंभा के खिलाफ। और कहते हैं कि कुंभा इनको फिर दोनों को एक साथ में रोनता है। अब आप याद रखना कि कुंभा यहां पर भी जीत रहा है। विजय किसकी हुई? कुंभा की। कुंभा मालवा वाले से सबसे पहले उलझता है, महमूद खिलजी को सबसे पहले हराता है। फिर वो नागौर के मुजाहिद खां को कूटता है। फिर मुजाहिद खां को कूटने के बाद वहां पर राजा बनाता है शम्स खान को। शम्स खां के भाव बढ़ते हैं। शम्स खां को फिर कूटता है। शम्स खां भाग कर जाता है कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाले के पास। गुजरात वाला अपनी सेना भेजता है, और गुजरात वाला जब सेना भेजकर खुद आता है और सेना लेकर आता है तो उसको कूटता है। वो जब यहाँ से चला जाता है तो गुजरात वाला और मालवा वाला महमूद खिलजी दोनों मिलते हैं, चंपानेर की संधि करते हैं 1456 में। और 1456 में वो 57 में बदनौर नामक भीलवाड़ा में एक जगह है, वहां पर युद्ध करने आते हैं कुंभा से।
कुंभा फिर इन दोनों को एक साथ में कूटता है और यहाँ से भगाता है, कूट कर भगा देता है। अब ये वाली कहानी आपकी समझ में आ गई, कुंभा अभी तक जीत रहा है। अब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि ये गुजरात वाला जो है ना कुतुबुद्दीन शाह, ये जब सेना लेकर आ रहा था इधर युद्ध करने के लिए, चंपानेर वाले संधि के बाद युद्ध करने आ रहा था ना बदनौर में, तो उधर से वो मालवा से सेना लेकर आ रहा है, इधर से गुजरात वाला है, तो कहाँ से सेना लेकर आएगा? इंडिया राजस्थान में कहाँ से घुसेंगे? सिरोही से। तो सिरोही और ये इधर से ये रास्ता है, गुजरात वाला महमूद खिलजी आ रहा है, कुतुबुद्दीन शाह आ रहा है। ये कुतुबुद्दीन शाह आया इधर, सिरोही वाले ने इसको रास्ता दिया और सिरोही वाले ने कहा, सेना भी भेजी साथ में। सिरोही में उस समय कोई राजा हुआ करता था, सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा, देवड़ा चौहानों की एक शाखा होती है, हम चौहान जब पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, देवड़ा के बारे में। सिरोही का राजा है सहसमल देवड़ा। कुतुबुद्दीन जब अपने कुंभा पर अटैक करने आ रहा है, मेवाड़ पर अटैक करने आ रहा है, तब सहसमल देवड़ा कुतुबुद्दीन शाह को कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। ये कुंभा जो है ना, इसने मेरे भी कुछ एक दो एरिया दबा के रखे हुए हैं मेवाड़ वाले कुंभा ने, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये 5000 2000 की सेना मेरी भी लेके जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो ये दोनों क्या है, प्लस में साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये युद्ध खत्म हो गया, उधर बदनौर वाला 1457 में हरा दिया कुंभा ने, ये भाग गया, उधर मालवा वाला भाग गया। कुंभा को पता चला कि भाई यार, जब ये कुतुबुद्दीन शाह उधर गुजरात से मेवा अपने राजस्थान में घुस रहा था ना, तो इसको बीच में चाय नाश्ता किसने दिया था? लोगों ने कहा कि यार बीच में तो सहसमल देवड़ा पड़ता है, सिरोही पड़ता है, सहसमल देवड़ा वहाँ का राजा है, उसने दिया होगा चाय नाश्ता। कुंभा ने कहा कि सहसमल देवड़ा को दो क्या हो रहे, जाओ। और कुंभा जी ने अपने एक सेनापति को भेजा, कुंभा जी ने अपने एक सेनापति को भेजा, नरसिंह डोडिया, नरसिंह डोडिया नाम का एक सेनापति था कुंभा का, और इस सेनापति को भेजा सहसमल देवड़ा के खिलाफ। और ये जो नरसिंह डोडिया है, ये भी एक परमारों की ब्रांच है। नरसिंह डोडिया यहाँ पर आता है और नरसिंह डोडिया सहसमल देवड़ा को अच्छे से धोता है और पकड़ के ले जाता है किसके पास? कुंभा के पास। तो अब आप याद रखना कि कुंभा मालवा को धो रहा है, अपने गुजरात को धो रहा है, नागौर को धो रहा है, सिरोही को धो रहा है, सबको हरा दिया कुंभा ने। जो हमारी क्लास है उसमें जो हमने ये पूरी कहानी पढ़ी ना, ये कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां हैं। अब मैं आपको नोट्स लाइक कोई बात है तो वो यहाँ पर, अगर वैसे तो आपने स्टोरी सुनी है तो आप खुद ही बना लोगे नोट्स, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ। राजनीतिक उपलब्धियां किसकी? कुंभा की। क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां हैं कुंभा की? एक तो आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि कब हुई? तो मैंने बताया था 1453 ईस्वी में। फिर एक मैंने बताया था सारंगपुर का युद्ध, कब हुआ? 1437 ईस्वी में। अब ये किसके खिलाफ हुआ, ये वाला आपको मैंने बता दिया है, ये वाली यहाँ पर नहीं है। केवल मैं आपको ये उपलब्धियाँ कि भाई इस हिसाब से आप लास्ट में लिख सकते हो अगर आपको कहानी याद हो तो। फिर चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि कब हुई? 1456। चौथा, नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग, नागौर उत्तराधिकारी संघर्ष। फिर अपने क्या नाम, बदनौर युद्ध, बदनौर का युद्ध
कब हुआ? 1457। फिर अपने लास्ट आखिरी जो बच रहा है वो है, इसमें आपको सिरोही वालों को 2 दिया, सिरोही विजय। ये कुंभा की है पॉलिटिकल अचीवमेंट, राजनीतिक उपलब्धियां। इनको बोलते हैं पॉलिटिकल अचीवमेंट या राजनीतिक उपलब्धियां। अब कुंभा के बारे में मैंने जो ये एक फैक्ट्स था जो हाथ था, पूरी कहानी जो थी वो राजनीतिक उपलब्धियां थी। अब हम कुंभा के बारे में पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल एक्टिविटीज या कल्चरल अचीवमेंट्स। ये जो हमारी क्लास है थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी जो ये क्लास है, एक जो पूरा भाग था राजनीतिक उपलब्धियों वाला, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहीं तक हम पढ़ेंगे। इससे अगले वाला जो पार्ट है अपना सांस्कृतिक उपलब्धियाँ या कल्चरल एक्टिविटीज, हम वो आगे वाले भाग में पढ़ेंगे कि भाई कुंभा ने क्या निर्माण करवाया, कुंभा कितनी भाषा का ज्ञाता था, कुंभा ने क्या क्या लिखवाए, क्या क्या ग्रंथ लिखवाए, कुंभा के कौन कौन से विद्वान, दरबारी विद्वान हुआ करते थे, कुंभा ने किन किलों का निर्माण करवाया। और हम थोड़ा बहुत, मैं कोशिश करूंगा कि जो विजय स्तंभ और थोड़े बहुत जो आगे हैं वो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल दूं। तो थैंक यू, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और मेरे हिसाब से मेरा जो सबसे फेवरेट राजा कोई है राजस्थान हिस्ट्री में तो वो ये है, और मेरे को लगता है कि मैं सबसे बेस्ट भी कोई पढ़ा पाऊंगा। तो मेरी आज तक की सब क्लासों में सबसे बेस्ट ये रहा होगा। आप अच्छे से समझने का प्रयास करना, एक बार में समझ में आ जाएगी क्लास। और इससे अगले वाली जो क्लास होगी वो भी कुंभा जी के ऊपर ही होगी। ये राजनीतिक उपलब्धियों वाली है, अब होगी अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों वाली। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ